नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 15 मार्च। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और जो भी जानकारी है जो मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है उस पर बात करेंगे और समाचार पत्रों का विश्लेषण करेंगे। पहली खबर है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। पहली खबर है सीटेट को लेकर। सीटेट को एस्टेट के समान मानने का फैसला वापस लेने को चुनौती। सरकार को नोटिस जारी, आवेदन प्रोविजनल रूप से मंजूर करने होंगे। देखिए, आपको बता दें, हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट को हरियाणा पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट के समान मानने के फैसले को वापस लेने के आदेश को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने मंगलवार को सुनवाई कर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही याची उम्मीदवार के आवेदन प्रोविजनल रूप से मंजूर करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के जवाब के लिए समय दिए जाने की मांग पर 10 जुलाई के लिए सुनवाई तय की गई है। तो 10 जुलाई को क्या होता है अब देखना होगा। अगली अपडेट है, हाईकोर्ट ने लगाई 5500 में से 2413 सिपाहियों की नियुक्ति पर रोक। मैं आपको बता दूं, नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दिया गया है। चंडीगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। हरियाणा की वैकेंसी है। हरियाणा में 5500 पुलिस सिपाही भर्ती के मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका देते हुए अब किसी भी आवेदक को नियुक्ति न देने का आदेश दिया है। किसी भी आवेदक को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है। इससे दूसरी सूची वाले 2047 चयनित समेत कुल 2413 सिपाहियों की नियुक्ति अटक गई है। पहली सूची वाले 3087 सिपाहियों की नियुक्ति मिल चुकी है। अब क्या होगा देखने वाली बात होगी। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। याची के द्वारा जो दावा किया गया है उस पर बात कर लें। सरकार ने कोर्ट को मौखिक तौर पर विश्वास दिलाया था कि याचिका लंबित रहते नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेंगे। इसके बावजूद आवेदकों को नियुक्ति पत्र देना आरंभ कर दिया गया। इससे पहले याचिका किसी अन्य बेंच के समक्ष पहुंची थी और बेंच ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि याचिका को मुख्य याचिका सुनने वाली बेंच के समक्ष ही रखा जाए। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार के बाद किसी भी आवेदक को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दिया है। अब सरकार इस पर जो निर्णय होगी, जिस तरह से जवाब आएगा उसी प्रकार से आगे की कार्रवाई होगी। अगली अपडेट है, पानी की बोतल में 40,000 गुना ज़्यादा जीवाणु। अगर आप पानी की बोतल पीते हैं, बिसलरी या इत्यादि कंपनियों की पानी की बोतल पीते हैं तो आपको शंका होगा, लेकिन इस शंके से आपको बचना चाहिए। जो रिसर्च हुआ उस पर केवल बात कर रहा हूँ। पानी सभी लोग पी रहे हैं, आप भी पिए। पृथ्वी पर हर जगह बैक्टीरिया हैं। एक भी स्थान पूर्णतः स्वच्छ नहीं माना जा सकता है कि बैक्टीरिया को पूरा समाप्त कर दिया गया। हम अक्सर पानी की बोतल खरीदने के बाद महीनों तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नए अध्ययन में पाया गया कि दोबारा प्रयोग में लाई जाने वाली बोतल में टॉयलेट सीट की तुलना में 40,000 गुना ज़्यादा जीवाणु मौजूद हो सकते हैं। तो यानी कि एक बार आप किसी बोतल को उपयोग कर लिए, बोतल का पानी ले लिए, दोबारा उसमें पीते हैं तो इस तरह की कंडीशन होती है। फ्रेश पानी लेते हैं तो कोई कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलती है, इतनी बुरी कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलती है। वैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हर जगह है, आपके तन बदन हर जगह पर है। अगली अपडेट है, नेपाल की सबसे बड़ी खबर बता दूं। नेपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति की आधिकारिक कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ने पौडेल को 78 को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो नए राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के रामचंद्र पौडेल। अगली अपडेट है, एक बयान को लेकर आपको इस संबंध में जानकारी होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, इसके बारे में आपको जानकारी होगी पहले से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कोटा में देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों ने शिक्षा को दुकान बना लिया है, जहां केवल बेरोजगारों की फौज तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि अभी यह स्थिति है कि जिसको भी नौकरी नहीं मिलती है वह बीएड कर लेता है। देश में हर साल 19 लाख छात्र बीएड कर रहे हैं और केवल 3.30 लाख ही शिक्षक बन पाते हैं। कोटा के कार्यक्रम में निशंक ने यह बात कही। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। आखिरकार ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा क्यों कहा गया निशंक के द्वारा, यह भी बताइएगा।
अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। मुख्यमंत्री ने एपीएस भर्ती मामले में तलब की आख्या, चयनित अभ्यर्थियों के स्थायीकरण को लेकर तेज हुआ विरोध। एपीएस भर्ती 2010 की हो रही सीबीआई जांच, दर्ज है मुकदमा। एपीएस के 249 पदों पर हुआ था चयन, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है, विदेश से ली मेडिकल डिग्री तो मान्यता कठिन होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रति 10,000 से ज़्यादा छात्र डिग्री के लिए विदेश जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टेस्ट पास करने पर इंटर्नशिप भी करनी होगी। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में हो। विदेश से हासिल मेडिकल डिग्री की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से होनी चाहिए। रूस और चीन समेत कई देश अपनी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। वहाँ डिग्री अब यहाँ नहीं चलेगी। इस प्रकार मेडिकल डिग्री कहीं से भी भारतीय लें, लेकिन उसके लिए नीट परीक्षा पहले पास करनी होगी। यानी कि अब नीट परीक्षा जब आप यहाँ पास ही कर लेंगे तो मेडिकल की डिग्री यहाँ पर भी ले सकते हैं, विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विदेश से डिग्री लाते हैं और देश में मेडिकल नीट परीक्षा नहीं पास कर पाते तो आपकी डिग्री बेकार है। तो इसके बारे में पहले सोच लें, समझ लें, उसके बाद कोई कदम उठाएं। अगली अपडेट है सदन को लेकर। सदन में सियासी संग्राम जारी है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफ़ी मांग पर कायम है। वहीं विपक्षी दल अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीसी जांच होती है, आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या सत्ताधार पार्टी जेपीसी जांच कराएगी, या फिर राहुल गांधी के द्वारा जो विदेश में बयान दिया गया वह देश हित में नहीं था, देश का अपमान था, राष्ट्र का अपमान था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर। अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। शून्य के हो गए 54 नंबर और एक वाले को मिल गए 56 नंबर। वेबसाइट पर मौजूद एसएससी की ओएमआर शीट से हुआ खुलासा। तो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार खाने के बाद अंततः पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 3,478 परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट वेबसाइट पर डाल दी है। इसमें यह देखा जा रहा है कि लिखित परीक्षा में जिनके शून्य अंक थे उन्हें गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति करने के लिए सर्वर पर अंक बढ़ाकर 54 कर दिया गया। किसी को अगर 1 नंबर मिला था तो उसे 56 कर दिया गया। भ्रष्टाचार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीरभूम जिले के शांति निकेतन इलाके में एक दुकान से केक खरीदने पर उसकी पैकेट पर ओएमआर शीट से बना हुआ मिला। इसकी जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को दी गई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई। न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की टिप्पणी के बाद एसएससी ने 3,478 ऐसे परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट वेबसाइट पर डाली जो इसके दायरे में थे। तो बताइए, 1 नंबर वाला 56 पा जाए, 0 नंबर वाला 54 पा जाए, तो इस पृथ्वी का कल्याण कैसे होगा? तो ऐसे ऐसे लोग अधर्मी हैं इस पृथ्वी पर जो इस तरह के कांड करते हैं। अगली अपडेट है यूपी टीईटी की तरह पीईटी में भी निर्धारित हो क्वालिफाइंग नंबर। जो मेरे द्वारा शुरू में कहा जा रहा था, अब मांग करके क्या करोगे? और मैं आपको बता दूं, यह मांग सरकार अभी पूरा नहीं करेगी। मांग तभी पूरा होगा जब चुनाव का समय होगा। इसलिए 2024 का है, प्रयास करोगे बड़ी संख्या में तो हो सकता है मांग पूरी हो जाए। अब क्यों डर लग रहा है? और 24 मैं गारंटेड कहता हूँ 24 आने दो, 2023 का पीईटी दो, आप पीईटी से नफरत करने लगोगे। इतनी गारंटी मैं कह सकता हूँ, गारंटी के साथ। आप कहोगे पीईटी समाप्त होना चाहिए। जब आप वेबसाइट देखोगे आपको वैकेंसी में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, कट ऑफ जारी होगा तो आपके रौंदे खड़ी हो जाएंगे, तब आप कहोगे कि पीईटी होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पारदर्शी करते करते आप लोगों ने पीईटी को करवा दिया। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहूँ, सच्चाई से रूबरू कराता रहता हूँ। अगली खबर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर है। यूपी बोर्ड परीक्षा संपन्न हो चुकी है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन की तैयारी अंतिम दौर में है। मूल्यांकन के लिए केंद्रों के उप नियंत्रक, प्रधानाचार्य परीक्षक एवं उप प्रधान परीक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय के मध्य से शुरू कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आधा घंटा लेट आते हैं तो आपको यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगली अपडेट है विकास प्राधिकरण को लेकर। विकास प्राधिकरणों में 300 अभियंताओं की भर्ती होगी। अब परमानेंट होगी या संविदा पर होगी, इस पर बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार विकास प्राधिकरण में सालों से खाली और अभियंता व सहायक अभियंता की करीब 300 पदों भरने जा रही है। जेई और एई के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता के पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, अब भर्ती जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। तो तैयार रहिए, आपको भर्ती जल्द देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है डीएम की पूर्व मंजूरी बिना ले सकेंगे SC ST की भूमि।
तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, प्रदेश सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 12.5 एकड़ में टाउनशिप बसाने की अनुमति देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मंगलवार को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया गया। टाउनशिप बसाने वालों को जमीन की रजिस्ट्री पर 50% छूट दी जाएगी। इसके साथ ही नई कॉलोनी बसाने को SC व ST जमीन लेने के लिए DM की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित नीति में सैद्धांतिक सहमति दे दी है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।